हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरटी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था रदरफोर्ड का परकिंसन प्रयोग के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की जो बौछार थी वो एक सोने की पतली झिल्ली पे करवाई थी और वहां से उसने कुछ प्रेक्षण ऑब्जर्व किए थे। उनके आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर उसने परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोला जाता है। देखो वन बाय वन करके अपन डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बताई। सबसे पहले उसने क्या बोला, रदरफोर्ड का जो प्रयोग परकिंसन प्रयोग था, उसने वहां पे देखा कि बहुत कम अल्फा कण क्या थे, 180 डिग्री के कोण से क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। मीन्स उसने बताया था कि जो परमाणु का धनावेश है वो एक ही बिंदु पे क्या होता है, केंद्रित होता है ना। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पार्ट। मीन्स परमाणु में एक नाभिक क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पार्ट या नाभिकीय क्षेत्र। अब न्यूक्लियर पार्ट में तो हमारे पास में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये उसका फर्स्ट डिस्कशन था। ये पहला बिंदु उसने क्या बताया परमाणु के बारे में, कि परमाणु के अंदर एक नाभिकीय क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक साथ उपस्थित रहते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को यदि अपन एक साथ बोलना चाहे तो इनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, बहुत सारी जगह लिखा होता है। और कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है पूछ लेते हैं, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या जो है कंबाइन में क्या बोला जाता है तुम्हारे पास में, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। पहला उसका ये था। सेकंड उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु में वो उसके बाह्य क्षेत्र, मीन्स नाभिक के बाह्य क्षेत्र में क्या करता है, रोटेट करता है या घूमता है ना। तो सेकंड क्या था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और अपन बोल सकते हैं नाभिक का बाह्य क्षेत्र। नाभिकीय बाह्य क्षेत्र। और बाह्य क्षेत्र में क्या होता है तुम्हारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में क्या करते हैं, घूमते हैं। और इन्हीं वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं, घूमते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, कक्षा कहा जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट उसका क्या था कि जो पहला पॉइंट उसने क्या बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां उपस्थित रहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट में उपस्थित रहते हैं, जो परमाणु में एक छोटा सा हिस्सा होता है। और वहां कहां पे स्थित होता है, परमाणु के केंद्र पे स्थित होता है। दूसरा उसने क्या बोला कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है या नाभिक के बाहर का जो क्षेत्र है, जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं और विचरण करते हैं। अब तुम्हारे पास में क्या होता है, थर्ड उसने क्या बोला कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किसके कारण होता है, न्यूक्लियॉन्स के कारण होता है। और उसका आयतन किसके कारण होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के कारण होता है ना। तो परमाणु का द्रव्यमान किसके कारण होता है, नाभिक के कारण होता है। और परमाणु का जो आयतन है वो किसके कारण होता है, बाह्य नाभिकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है। मीन्स तुम्हारे पास में परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो किस भाग के कारण होता है, नाभिक के कारण, मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के कारण होता है।
और उसका आयतन किसके कारण होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विचरण करता है या इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके कारण होता है। उसके बाद में उसने क्या बोला कि अब यदि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उस पे क्या लगता है, नाभिक की वजह से स्थिर विद्युत क्षेत्र लगता है और घूमने पे क्या लगता है, उस पे केंद्रीय बल लगता है। तो फोर्थ पॉइंट उसने क्या बोला, यदि मान लो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करना, डायग्राम से ही बता रहा हूं, यहां पे ये मेरे पास में क्या है, ये नाभिक है जिसमें क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उपस्थित है। ये कक्ष है जहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इनके बीच में ये जो है, ये क्या होता है, स्थिर विद्युत बल लगता है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल होता है। और यदि ये घूम रहा है तो इसके बाहर कौन सा बल लगेगा, केंद्रीय बल, या अपन बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे रदरफोर्ड ने बताया कि जो स्थिर विद्युत बल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर होता है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। मींस इसने क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। ये दोनों क्या होंगे तुम्हारे पास में, बराबर होंगे। अब इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट जो उसने बोला, वो उसने बात की किसकी, परमाणु के डायमीटर के बारे में या परमाणु की त्रिज्या के बारे में, और किसकी, नाभिक की त्रिज्या के बारे में, है ना। तो अपन यदि यहां से लिखना चाहें, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो मैं इसको कैसे डिनोट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ एटम आर ए से, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को किससे डिनोट कर रहा हूं, आर एन से। तो यहां पे रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो कितना होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10 की घात माइनस का 15। मीन्स यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात 5/1। तो यहां से एक चीज पता चल रही है कि रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसका जो रेशियो है वो कितना आएगा, 10 की घात 5/1। या तुम इसको सॉल्व करके ऐसा बोल सकते हो कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या का कितना गुना होती है, 10 की घात 5 गुना होती है। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका निष्कर्ष था, या परमाणु मॉडल के बारे में उसने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का कितना गुना, 10 की घात 5 गुना होता है। ठीक है, ये बात हुई तुम्हारे पास में किसकी, रेडियस की। अब बात आती है तुम्हारे पास में जो परमाणु की रेडियस है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, देखना। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं, रेडियस ऑफ एटम, है ना। तो रेडियस ऑफ एटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात की, या तुम ऐसा बोल सकते हो परमाणु की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या का क्या होता है, क्यूब रूट का प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहां से यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो यहां पे क्या आता है, आर नोट 1 की घात 1/3, है ना। और जो आर नोट होता है तुम्हारे पास में उसको अपन क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट ऑफ रेडियस बोला जाता है, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास में 1.33 गुणा 10 की घात -13 होती है, आर नोट, है ना। तो यहां पे आर नोट पता चल गया क्या होता है, आर ए जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, रेडियस ऑफ एटम होता है,
या परमाणु की त्रिज्या होती है। ए जो है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जो किसके बराबर होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये बात हुई किसकी, रेडियस ऑफ एटम की। अब बात आती है तुम्हारे पास में किसकी, वॉल्यूम ऑफ एटम या परमाणु का जो आयतन है वो कैसे निकालते हैं और वो किस पे निर्भर करता है। तो देखो नेक्स्ट आई थिंक 6 नंबर होगा, परमाणु का आयतन। तो यहां से आयतन जो आता है V क्या होता है, वैसे सिंपल फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अभी अपन ने देखा जो परमाणु की रेडियस है वो क्या होती है तुम्हारे पास में, तो V बराबर क्या होगा 4/3 पाई गुणा क्या था R0 1 की पावर 1/3 की पावर कितना है 3। तो यहां से यदि तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा 4/3 पाई, देखो यहां से R0 की पावर तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 की पावर 1/3 की पावर 3। तो यहां से तुम्हारे पास में वॉल्यूम जो आता है वो क्या आता है 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 गुणा 1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम जो है या परमाणु का जो आयतन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है उसके द्रव्यमान संख्या के या उसके उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के, है ना। तो यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं परमाणु का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, यहां पे अगेन तुम लिख सकते हो ए बराबर क्या है, द्रव्यमान संख्या है जो बराबर होती है किसकी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या की। ये बात हुई तुम्हारे पास में आयतन, तो आयतन किस पर डिपेंड करता है या किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परमाणुओं की संख्या की। त्रिज्या क्या होती है, परमाणु की संख्या सॉरी द्रव्यमान संख्या का क्या होता है, क्यूब रूट होता है। अब बात है तो तुम्हारे पास में किसकी, परमाणु के घनत्व की या डेंसिटी ऑफ एटम की। परमाणु का घनत्व, तो घनत्व डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और यहां पे जब अपन परमाणु की बात कर रहे हैं, परमाणु का जो है मास क्या होता है उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो मास क्या होगा, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। वॉल्यूम अपन ने अभी देखा क्या होता है 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए होता है। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या ही होती है तुम्हारे पास में। तो D बराबर तुम लिख सकते हो A अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। तो ये द्रव्यमान संख्या और ये द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहां से तुम्हारे पास में जो परमाणु की डेंसिटी आती है वो क्या आती है 1/4/3 पाई R0 क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम लिख सकते हो 3/4 पाई R0 क्यूब। तो यहां से एक चीज पता चल रही है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के 0 घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। मींस तुम यहां से ऐसा लिख सकते हो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान संख्या की क्या 0 घात, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं, जहां क्या है तुम्हारे पास में D क्या है, परमाणु का घनत्व है ना। R0 अभी अपन ने दिखा था क्या, रेडियस कांस्टेंट है, और A क्या था तुम्हारे पास में, द्रव्यमान
संख्या होती है ना, और बराबर किसके होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है। यहां से एक चीज लिख सकते हैं अपन, क्या, कि जो परमाणु का घनत्व है उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि परमाणु का डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है ना। तो मैं यहां से एक चीज छोटी सी स्टार मार्क करके लिख देता हूं, क्या, परमाणु का घनत्व, परमाणु का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से अपन ने आज बात की रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में, जिसमें अपन ने क्या डिस्कस किया, परमाणु में एक नाभिक उपस्थित होता है, नाभिक के बाह्य क्षेत्र होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो किससे बैलेंस होता है तुम्हारे पास में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किस पे लगता है, इलेक्ट्रॉन पे लगता है, उससे बैलेंस होता है। उसके बाद में नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात देखा। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया परमाणु की त्रिज्या, उसका आयतन, उसके घनत्व के बारे में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो किसने बताई थी तुम्हारे पास में, रदरफोर्ड ने बताई थी। किसके बारे में, परमाणु के बारे में। इसमें परमाणु की त्रिज्या, उसका आयतन, उसका घनत्व, ये चीजें तुम्हें आगे काम आती है, इसलिए क्या था तुम्हारे पास में इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो जिन बच्चों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।